हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के अंतर्गत अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही वस्तु की स्थिति के आधार पर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग और उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, किसी बल्ब से उत्पन्न प्रकाश, मोमबत्ती से उत्पन्न प्रकाश। ये सभी ऊर्जा का एक रूप होते हैं। जब यह प्रकाश किसी तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट आता है। उसी माध्यम में वापस लौट आने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का नियम देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम है, पहला नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं ये है आपतित किरण, और यह जब किसी समतल से टकराती है उसके पश्चात यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जब अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है तो उसे आपतन कोण कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपतन कोण। और जब अभिलंब और परावर्तन कोण के मध्य जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम है आपतित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल पर स्थित है। आप देख सकते हैं यह है परावर्तन का नियम। इसके पश्चात हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्ती पृष्ठ उभरा हुआ होता है। यहाँ से प्रकाश जो है अगर आपतित होगी ऐसे तो यहाँ से परावर्तित होगी। ये आप देख सकते हैं, ये जो पृष्ठ है वह परावर्ती पृष्ठ है और यह उभरा हुआ है। उत्तल दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फैला देता है, मतलब वह अपसरित कर देता है, जिससे इस दर्पण से किसी वस्तु को देखने पर वह वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। इसी कारण वाहनों के साइड मिरर में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि पीछे से आने वाली वाहन का बड़ा रूप देखा जा सके। और सड़कों के किनारे स्थित बल्बों में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन बल्बों के माध्यम से प्रकाश को प्रसारित किया जाता है और वह अधिक क्षेत्र को प्रकाशित कर सके। इस कारण उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों के किनारे लगे बल्बों में किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से हमें इन दोनों बिंदुओं को याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। और दूसरा प्रश्न होता है कि सड़कों के किनारे लगे बल्ब में कौन सा दर्पण होता है। तो सड़कों के किनारे लगे बल्बों में उत्तल दर्पण होता है। और यह दर्पण इसलिए लगा होता है क्योंकि यह प्रकाश को अपसरित कर देता है, प्रकाश को फैला देता है और जिससे यह अधिक क्षेत्र को प्रकाशित कर पाता है। इसके पश्चात हम अवतल दर्पण देख लेते हैं। अवतल दर्पण का ये परावर्ती पृष्ठ है। आप देख सकते हैं जब प्रकाश की किरण यहाँ से आपतित होती है उसके पश्चात यह यहाँ से टकराकर वापस उसी मार्ग में परावर्तित हो जाती है। इसका पहला पॉइंट है, इसका परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है ये दबा हुआ है, इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब इसमें देखा जाता है तो वह उसकी आकृति को छोटा कर देता है। इस कारण इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वैसे ही हेडलाइट और सर्च लाइट, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है सामने की और सर्च लाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा नाक, कान आदि को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इन तीनों बिंदुओं को हमें याद रखना है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, हेडलाइट और सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा नाक, कान आदि की जाँच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात हम दर्पण देख लेते हैं। ये है गोलीय दर्पण। और अगर इस गोलीय दर्पण को दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो उससे बनेगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण का निर्माण कैसे होता है, दर्पण के किसी पृष्ठ को अगर हम कलाई कर देंगे एक साइड को तो उसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है और दर्पण का निर्माण होता है। कांच का कोई खोखला गोला होता है, अगर उसे दो भागों में काट दिया जाता है और उसके किसी पृष्ठ को अगर हम
कलाई कर देंगे अर्थात रंग देंगे तो उससे दर्पण का निर्माण होगा। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कटा हुआ हिस्सा आप देख सकते हैं, ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग का उभरा भाग को अगर हम कलाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण, और अगर इसके आंतरिक भाग जो दबा हुआ भाग है उसे कलाई कर देंगे तो ये बन जाएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह दबा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये जो उभरा हुआ भाग है इस कारण इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है, और ये जब दबा हुआ भाग है इस कारण इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। इसके पश्चात हम दर्पण से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम फोकस के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वह है मुख्य अक्ष, और जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फोकस, और अवतल दर्पण की स्थिति में यह उस बिंदु से होकर गुजरती है, जबकि उत्तल दर्पण की स्थिति में आप देख सकते हैं ये है मुख्य अक्ष, और जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो उत्तल दर्पण की स्थिति में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसके पश्चात हम फोकस दूरी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फोकस, और यहाँ पर स्थित है ध्रुव। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। इसके पश्चात है वक्रता त्रिज्या। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के मध्य में स्थित होता है केंद्र, जिसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप देख सकते हैं ये है वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर हमने वक्रता त्रिज्या को दर्शाया है। ये है फोकस और ये है ध्रुव। इन तीनों बिंदुओं को हमें याद रखना है। अभी आगे न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें ये सभी बिंदु काम आएंगे। फोकस जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ फोकस है, ये है वक्रता त्रिज्या, तो फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी है। सकते हैं बीच में है तो वह आधी है। वक्रता त्रिज्या का फार्मूला हमें याद रखना है, F बराबर r/2। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके पश्चात है मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये है ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसके पश्चात हम वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है और आभासी प्रतिबिंब किसे कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब कोई दर्पण स्थित है, दर्पण स्थित में यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वह वास्तव में उस बिंदु से होकर गुजरे तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और अगर वह आभासी हो, वास्तव में न गुजरे, हमें प्रतीत हो, तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों बिंदुओं को हमें याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में मिलने वाला प्रतिबिंब हमें आभासी प्रतीत होता है, वह वास्तव में नहीं होता, वह हमें सिर्फ प्रतीत होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात हम संयुग्मी फोकस के बारे में पढ़ते हैं। संयुग्मी फोकस केवल अवतल दर्पण में लागू होता है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि संयुग्मी फोकस किस दर्पण के द्वारा निर्मित किया जा सकता है, तो यह केवल अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। संयुग्मी फोकस बिंदुओं का ऐसा युग्म होता है जिसमें किसी वस्तु को पहली बिंदु पर रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है। अगर किसी वस्तु को दूसरे बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पहली बिंदु पर प्राप्त हो, तो ऐसे फोकस को संयुग्मी फोकस कहते हैं। इसके पश्चात हम गोलीय दर्पण का सूत्र देख लेते हैं। गोलीय दर्पण हमने पढ़ा कि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें ये सभी काम आएंगे। गोलीय दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर f जो है फोकस दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है और v जो है प्रतिबिंब की दूरी है। इसे हमें याद रखना है। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें ये सभी फार्मूला यूज होगी। उसके पश्चात अगला है आवर्धन। इसे रेखीय आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन का मतलब होता है लंबाई में वृद्धि या कमी। जैसे अगर कोई वस्तु है, उसके आधार पर उसका प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी,
इसे हम आवर्धन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है m = I/O बराबर -v/u। यहाँ पर I जो है वह प्रतिबिंब की लंबाई है, O जो है ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है और u जो है वस्तु की दूरी है। यह दूरी हम ध्रुव से मापते हैं। यहाँ पर अगर कोई दर्पण दिया है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और ये है उसका प्रतिबिंब, तो वस्तु की जो लंबाई होगी उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे O। इस फार्मूले में यहाँ पर O यूज होगा। ये है प्रतिबिंब की लंबाई जिसे I कहेंगे। I का मतलब होता है इमेज, और इसकी दूरी जो कि ध्रुव से नापी जाती है, यहाँ पर ध्रुव होता है तो वस्तु की दूरी को U कहेंगे और प्रतिबिंब की दूरी को V कहेंगे। इसे हमें याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, हमने बताया प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी बटा वस्तु की ध्रुव से दूरी। प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी को V कहते हैं, वस्तु की ध्रुव से दूरी को U कहते हैं। और यहाँ पर दिया गया है प्रतिबिंब की लंबाई को I कहते हैं और वस्तु की लंबाई को O कहते हैं। O मतलब होता है ऑब्जेक्ट, I मतलब होता है इमेज। ये सभी फार्मूला आगे न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो इसे हमें याद रखना है। रेखीय आवर्धन के संबंध में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन हमेशा 1 से बड़ा होता है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल में कि दर्पण की प्रकृति की पहचान कीजिए, तो उसके लिए हमें रेखीय आवर्धन ज्ञात करना पड़ेगा। अगर रेखीय आवर्धन का मान 1 से बड़ा आता है तो वह अवतल दर्पण होगा। अगर रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम आता है तो वह उत्तल दर्पण होगा। इसे हमें याद रखना है। इसके पश्चात हम अगला देख लेते हैं। अगला है गोलीय दर्पण का फोकस दूरी का सूत्र। हमने अभी पढ़ा कि 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f। यहाँ v जो है प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, u जो है वस्तु की दूरी है ध्रुव से, और f जो है फोकस दूरी है। ये सभी फार्मूला न्यूमेरिकल में यूज होंगे। इसके पश्चात हम उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं कि अगर वस्तु अलग अलग स्थिति में रखी जाए, जैसे अगर वस्तु अनंत में स्थित हो, अगर वस्तु वक्रता केंद्र में स्थित हो, अगर वस्तु फोकस में स्थित हो, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वास्तविक होगी या आभासी होगी, ये सभी हम अभी देखेंगे। उत्तल दर्पण में केवल एक ही कंडीशन होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। केवल एक ही कंडीशन है, अगर वस्तु कहीं भी स्थित हो, यदि वस्तु अनंत में स्थित हो, वक्रता केंद्र में स्थित हो या फिर फोकस में स्थित हो। इसके लिए केवल एक ही कंडीशन है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव यहाँ पीछे बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ये है ध्रुव और ये है फोकस, इसके बीच में बनेगा और हमेशा छोटा, सीधा और आभासी रहेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिबिंब छोटा है, सीधा है और आभासी है। ये अगर वस्तु है, वस्तु की दूरी बढ़ाएंगे, अगर उसे अनंत की ओर ले जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा कि वस्तु की दूरी बढ़ाने पर प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है और प्रतिबिंब के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर खिसकती जाएगी। तो अगर हम वस्तु को अगर दूर ले जाते हैं, उसके कारण बनने वाला प्रतिबिंब ध्रुव से फोकस की ओर खिसकेगा, इस दिशा में खिसकेगा, इसकी आकृति और छोटी होती जाएगी। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के साथ प्रतिबिंब की स्थिति और आकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला कंडीशन है वस्तु की स्थिति। अगर वस्तु अनंत पर स्थित है, हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस, ये है ध्रुव। यहाँ पर स्थित है फोकस, यहाँ पर स्थित है वक्रता केंद्र और ये है अनंत। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। वस्तु यहाँ पर स्थित है अनंत में, तो उस पर प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। अगर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और उसकी आकृति बहुत ही छोटी होगी, एक बिंदु आकार की होगी और इससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। इसे हमें याद रखना है कि अगर वस्तु की स्थिति अनंत में है तो उसमें बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और वह बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का, और यह उल्टा और वास्तविक बनेगा। अगला कंडीशन है यदि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित है। यह है वक्रता केंद्र और यह है अनंत। अगर इन दोनों के बीच में स्थित है अगली स्थिति में, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और वक्रता के बीच में होगी। आप देख सकते हैं अगर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उससे बनने वाला प्रतिबिंब फोकस और वक्रता के बीच में होगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है और यह प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। आप देख सकते हैं ये उल्टा है और वास्तविक है और आकृति इसकी छोटी है। ये प्रतिबिंब बड़ा है और उसकी आकृति छोटी है। हमें याद रखना है कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है तो उस पर बनने वाला प्रतिबिंब फोकस और वक्रता के बीच पर बनेगा और उसकी आकृति छोटा, उल्टा और वास्तविक होगा। परीक्षा में यह सीधा पूछा जाता है। इसके पश्चात हम अगली स्थिति देख लेते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। आप देख सकते हैं ये है वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों का आकार समान है और यह उल्टा और वास्तविक होगा। आप देख सकते हैं उल्टा है और वास्तविक है। इसके पश्चात हम अगला कंडीशन देख लेते हैं जब वस्तु फोकस और वक्रता के बीच में स्थित हो। ये है वक्रता और ये है फोकस। जब वस्तु इन दोनों के मध्य में स्थित होती है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। आप देख सकते हैं ये है वक्रता और ये है अनंत, इन दोनों के मध्य में बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। की आकृति बड़ा है, उल्टा है और वास्तविक है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यह उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा आकृति का बनेगा। आप देख सकते हैं परीक्षा में यह सीधा पूछा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है, इसे हमें याद रखना है। अगर हम इसे शॉर्ट में देखना चाहें तो ये है अनंत, ये है वक्रता केंद्र और ये है फोकस और ये है ध्रुव। पहला कंडीशन में वस्तु अनंत में स्थित है तो उसकी स्थिति फोकस में बिंदु आकार की बनेगी। अगर वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में स्थित है तो उसकी आकृति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। मतलब वस्तु इधर जा रहा है और उसका प्रतिबिंब इधर बनना चालू होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला कंडीशन। उसके पश्चात जब वस्तु उससे आगे बढ़ेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा तो वस्तु की आकृति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगी। अगर हम शॉर्ट में देखें तो वस्तु इधर स्थानांतरित हो रही है जबकि प्रतिबिंब इस दिशा में स्थानांतरित हो रही है। सबसे पहले कंडीशन में हम वस्तु को अनंत में रखेंगे जबकि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। हमें दो बिंदु याद रखना है, पहला अनंत, दूसरा फोकस। इसके पश्चात हम अगला कंडीशन देख लेते हैं जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो। अर्थात आप देख सकते हैं ये है फोकस। वस्तु अगर फोकस पर स्थित हो तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। आप देख सकते हैं अनंत पर बना है। यह उल्टा होगा, वास्तविक होगा और बहुत बड़ा होगा। आप देख सकते हैं ये उल्टा है, वास्तविक है और बहुत बड़ा है। इस कंडीशन को हमें याद रखना है कि अगर वस्तु फोकस में स्थित हो, यहाँ पर फोकस है, वस्तु यहाँ पर स्थित है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और बड़ा आकार का बनेगा। इसके पश्चात अगला है वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो। यहाँ पर स्थित है वस्तु, फोकस और ध्रुव के मध्य में स्थित है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है और दर्पण के पीछे है। ये है दर्पण, इसके पीछे यहाँ पर वस्तु की आकृति बनी है, वह बड़ा है, सीधा है और आभासी है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सूत्रों के आधार पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।